आ रही है? अरे ठीक हो गया। ठीक। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो है एक डाटा सेट जिसमें डिजिट्स मौजूद हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, इसी लाइब्रेरी में भी मौजूद है, पाइथन की लाइब्रेरी में। इसको लोड करूँगा, इसको देखेंगे, इसके ऊपर डिजिट्स को ट्रेन करेंगे और आखिर में एक डिजिट की तस्वीर खुद बनाएंगे पेंट में, और फिर उससे रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कि कितना सिस्टम जो ट्रेन हुआ है उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, तो अब मैंने दो चीज़ें इंपोर्ट की हैं, एक sklearn डेटा सेट में से डिजिट्स को, और दूसरे मैंने पूरा जो डाटा सेट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए मॉडल की लाइब्रेरी हासिल की है। खुद भी कर सकते थे, लेकिन मैं इस वक्त क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है तो इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं कि दो हिस्सों में पूरे में जितनी रोज़ हों उनको दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए ये लाइब्रेरी हम यूज़ कर रहे हैं। लोड करते वक्त सिंपली इस लोड अंडरस्कोर डिजिट का फंक्शन जो है इनिशियलाइज़र, ये कॉल कर रहे हैं, और ये कॉल करने के बाद हमने दो हिस्सों में इस डिजिट्स डाटा को डिवाइड आउट करना है, एक डिजिट्स का डाटा पार्ट और दूसरा उसका टारगेट पार्ट। डाटा में हमारे पास तमाम एक्स की वैल्यूज़ हैं जो इनपुट वैल्यूज़ हैं, टारगेट में तमाम आउटपुट वैल्यूज़ हैं। तो हमने इन दोनों को हासिल कर लिया। इनका साइज़ हमने देख लिया है, कितना हमारे पास आ रहा है, 1700 समथिंग, 1700 रोज़ हमारे पास मौजूद हैं डाटा सेट के अंदर। प्रिंट करके अगर हम देखें तो हमें ये किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये कुछ बहुत बड़ी नंबर्स के अंदर फॉर्मेट में आ रहे हैं। अब हम इनमें से किसी एक को प्रिंट करके देखना चाहते हैं। हम प्रिंट कैसे कर सकते हैं? प्रिंट करने के लिए मैंने डिजिट्स का जो डाटा सेट था उसमें से किसी भी पोजीशन, किसी भी रो नंबर को मैंने ऐड किया। अब ये 64 का साइज़ है, तो मैंने उसे 8x8 के अंदर उसे डिवाइड आउट किया, स्प्लिट किया, ताकि तमाम रोज़ जो 64 जो हैं 8x8 के अंदर डिवाइड आउट हो जाएं। उसके बाद उसको जस्ट प्लॉट में शो कर दिया है। तो 1400 की जगह से 1600 या 1650 कर देता हूँ, तो देखते हैं कौन सा डिजिट पड़ा हुआ है। अब आपके सामने देखें ये कौन सा डिजिट पड़ा हुआ है, कोई देख के बता सकते हो उसे क्या लग रहा है? 5 है सर। सर 5 है। 5 आपके पास डिजिट पड़ा हुआ है। तो 1500 रो के ऊपर जो ये पॉइंट्स पड़े हुए हैं ये क्या हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं पिक्सल वैल्यूज़, जिनको अगर आप 8x8 की रो में राइट डाउन करें और उन्हें प्लॉट कर दें तो वो आपके पास डिजिट की एक शेप नज़र आ जाती है। अब इन शेप में कलर्स जो ये भरे हुए हैं वो इस तरीके से हैं कि जिस पॉइंट के ऊपर ब्लैक है वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं, जिस जगह राइट डाउन हुआ था वहाँ कुछ कलर जो है वो वाइट हो रहा, और जितना उसका कलर डार्क इम्प्लीमेंट हुआ है तो वो उतना यहाँ पे वाइट नज़र आएगा। ऑपोजिट कलर करके हमने उसे ग्रे करके उसे दिया। अब अगला स्टेप क्या किया, मैंने दो हिस्सों में जो 1700 मेरे पास यहाँ 1700 रोज थी, 1797 रोज थी, उसको 25% के ऊपर डिवाइड आउट कर दिया कि 75% ट्रेन में चली जाए और 25% टेस्ट में चली जाए। दो हिस्सों में मेरे पास आ गए। ट्रेनिंग करते वक्त 1347 और टेस्टिंग करते वक्त 450 रोज मेरे पास मौजूद हैं। फीचर्स इनके अंदर कॉलम्स जो हैं वो दोनों केस में 64 ही हैं, यानी कि 64 फीचर्स मेरे पास वैल्यूज मौजूद हैं x1 से लेके x64। लास्ट टाइम की तरह सिग्मॉइड और कॉस्ट फंक्शन वही यूज़ किए हैं जो लास्ट बनाए थे।
फॉर एग्जांपल यहाँ जो वाई ट्रेन हमने टेस्ट किए थे उनको अगर हम जस्ट प्रिंट करके देखें तो यहाँ पे वैल्यूज़ मौजूद हैं डिजिट्स की, कि उस वाई ट्रेन में जो इस हमारे पास मौजूद हैं इसका स्टार्टिंग डिजिट जो है 8 है, फिर 3 है, टिल जितने भी नंबर्स आपके पास आ रहे थे लास्ट में 1 2 9 डिजिट मौजूद हैं। हमने लास्ट में जब काम किया था कल तो हमने देखा था हमें ये सारे हॉट इनकोडिंग के अंदर चाहिए, हमें डायरेक्ट नहीं चाहिए। ठीक है, हमें ये हॉट इनकोडिंग में चाहिए, इस फॉर्मेट में इंटीजर फॉर्मेट में हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए हमने जो मेथड अभी सीखा है वो हॉट इनकोडिंग पे काम करता है, डायरेक्ट इंटीजर्स पे काम नहीं करता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हॉट इनकोडिंग की लाइब्रेरी इंस्टॉल की, उसमें से जितने वैल्यूज़ मौजूद थी उनको पिक किया है और उनको हॉट इनकोडिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब हर वैल्यूज़ जो है वो क्या हो जाएगी, वो अपनी वैल्यू के अगेंस्ट। अब ये सबसे पहले 8th नंबर पे स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो ये 0 1 से लेते हुए 8 9, तो पहली वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास 8 पे 1 आ रहा है, और लास्ट में अगर आप देखें तो 2 9 है, तो ये 0 1 2, ये 2 वाली पोजीशन ऑन थी, और लास्ट में ये सबसे आखिरी डिजिट ऑन है, तो ये 1 यहाँ पे मौजूद हो गया। तो जितना भी y मौजूद था उसको इस इंटीजर फॉर्मेट से हॉट इनकोडिंग फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अगला काम अगेन उसी तरीके से करना है कि पहले आपने जितना भी साइज था, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ साइज कितना हमने रखना है। अब यहाँ देखें हमारे पास b की वैल्यूज़ रखते वक्त हमने कितने रखी हैं, हमने 10 b के रोज रखे हैं और 64 कॉलम रखे। 64 कॉलम क्यों रखे हैं, क्योंकि हमारे पास 64 जो है वो इसकी वैल्यूज़ मौजूद थी, ये x की वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो जितने 64 वैल्यू मौजूद हैं उतने हमें इसके कॉलम्स रखने हैं, और जितने हमारे पास y की वैल्यूज़ हैं उतने हमने उसके रोज रखे। तो साइज हर सूरत में चेक करना है, क्योंकि ये इस काम में सबसे मुश्किल तरीन काम है। अगर आपने ये साइज करेक्ट ना रखा तब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं हो सकेगी, और नतीजा ये होगा कि आपका एल्गोरिथम सही तरीके से रन ही नहीं कर सकेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकेगा। उसके बाद अगला काम हमने सिर्फ वही करना है कि वैल्यूज़ पिक की, बेशक एक एक वैल्यूज़ पिक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू पिक की, एक कॉलम पिक किया, उसको बॉट के अंदर उसको डॉट प्रोडक्ट उसके साथ किया, सिग्मॉइड वैल्यू निकाली। अब यहाँ मैं एक काम ये कर रहा हूँ, यहाँ मैं सारे इकट्ठे नहीं कर रहा हूँ, इकट्ठे भी कर सकता था लेकिन मैंने दूसरा वर्जन आपके लिए बनाया नॉन वेक्टराइज्ड वाला। नॉन वेक्टराइज्ड में क्या किया कि ये अगेन दोबारा पूरी लूप लगा ली। कल जब आपको मैं दिखा रहा था तो मैंने आपको वेक्टराइज्ड फॉर्मेट दिखाया था कि एक ही वेक्टर के अंदर सारी एग्जीक्यूशन करके दिखा दी थी। यहाँ उनमें से एक एक पिक्चर को अलग करके दिखा रहे हैं। इसके बाद जब सिग्मॉइड कैलकुलेट कर लिया तब हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के बाद लॉस और b की वैल्यू के जो डेरिवेटिव था उसमें अपडेट कर दिया, एक एक का अलग अलग किया। देखिए b की वैल्यू के लिए भी db अलग कैलकुलेट किया, लॉस के लिए भी अलग कैलकुलेट किया। जब ये लूप पूरा इनर लूप कंप्लीट हो गया, पूरा लूप इनर कंप्लीट हो गया है, तब उसके बाद उसका एवरेज कैलकुलेट किया। जब वेक्टराइज फॉर्मेट कर रहे थे तब ये एक ही लाइन के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो रहा था, पूरा एक ही वेक्टर बन के काम कर रहा था। क्योंकि अब हमने अलग अलग किया है, एंड पे हमें सिर्फ एक उसको टोटल से डिवाइड करना था। इसमें जितनी दफ़ा लूप ऑपरेट हुई थी, लॉस के साथ भी वही काम परफॉर्म करना है। अब ग्रेडियंट जो है उसको अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ बी की नई वैल्यू अपडेट कर दें, और सेम स्टेप बार बार करते चले जाएं जितनी नंबर ऑफ इपोक्स आप
चलाना चाह रहे हैं। से मैं ये 100 टाइम्स इपॉक्स चलाता हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ इश्यूज क्या होगा, अब आपके पास जितना स्लो सिस्टम होगा ये सिस्टम स्लो पड़ते जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कैलकुलेशन इंक्रीज करती चली जा रही है। 10 न्यूरॉन इकट्ठे यूज किए जा रहे हैं इंस्टेड के आपके पास जैसे पहले हमने जब आयरस डेटा सेट पे किया था तो 3 न्यूरॉन्स थे। तो एंड पे हम सारे न्यूरॉन्स की कैलकुलेटेड रिजल्ट देखते हैं क्या हमारे पास आया हुआ है। सिर्फ 100 आर्ट्रेशंस के बाद ये हमारे पास डिजिट 0, 1, 2 और एंड तक 9 डिजिट तक के तमाम के लॉस अलग अलग निकल आए। डिजिट 0 टिल डिजिट 9, बाकी सारे डिजिट बहुत अच्छे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। नहीं अच्छा रिकॉग्नाइज हो रहा तो वो आप देखेंगे डिजिट नंबर 8 है, वो अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। जो डाटा सेट पहले मौजूद है उसमें वो अच्छे तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। 0.5 वैल्यूज तक वो दे रहा है जितना हमने 0 के करीब लेके जाना है। अगर हम देखें 0 के करीब सबसे अच्छा जो रिकॉग्नाइज हो रहा है वो डिजिट नंबर 1 रिकॉग्नाइज हो रहा है। हम देखते हैं क्या इससे अच्छा भी हो सकता है। अभी ये सिर्फ 100 पे थी, देर तो लेगा 1000 दफ़ा चलाते वक्त, लेकिन क्या ये उससे बेहतर रिकॉग्नाइज कर सकता है, ट्रेनिंग कर सकता है? अब थोड़ी सी देर लेगा ये। कोई मुझे बता सकता है अभी तक वेक्टराइज और नॉन वेक्टराइज में क्या फर्क होता है? और वेक्टराइज क्यों फास्ट हो जाता है? सर क्योंकि वेक्टराइज में हम सारे कॉलम रोज एक साथ उठा रहे होते हैं और नॉन वेक्टराइज में हमें सेपरेटली करना पड़ता है, तो इस वजह से। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद क्यों होता है, फास्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एंट्रीज और नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस कम हो जाते हैं ना। हमारे पास ये तमाम लूप जो है, ये लूप जो है हमारे पास डिपेंडेंट लूप्स नहीं है। ये तमाम अलग-अलग एग्जीक्यूट हो सकती थी, एंड पे जाके सिर्फ एवरेज लेना है। तो इनको जब हम वेक्टराइज करते हैं तो ये पैरेलल प्रोसेस हो जाता है। थ्रेडिंग एक सिस्टम एक सीपीयू के ऊपर थ्रेडिंग में चले जाएंगे। अगर जीपीयू मौजूद हो तो जीपीयू के ऊपर जितने मौजूद हैं पैरेलल प्रोसेसिंग ऑप्शन मौजूद हैं उस पर पैरेलल प्रोसेस करके फास्ट स्पीड पे कर दिया जाता है। अब क्योंकि हम सीपीयू पे कर रहे हैं और वेक्टराइज भी नहीं किया तो अब हम एक्सट्रीम स्लो पे जा रहे हैं। सीपीयू पे भी आप जितना वेक्टराइज करें उतना आपका सिस्टम कुछ हद तक उसको फास्ट कर लेता है। ठीक है, ये फर्क है कि ओरिजिनल मेथड जो हैं वो डिज़ाइन होते हैं नॉन वेक्टराइज के लिए। फिर जब आप उसे पैरेलल प्रोसेस करते हैं तब उसके लिए आपको वेक्टराइज करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे आप वेक्टराइज कर सकते हैं जहाँ आप देखें कि लूप्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट लूप्स हैं।
एक आइट्रेशन से दूसरी पिछली आइट्रेशन का कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो आप उनको अलग अलग एग्जीक्यूट करके एंड पे रिजल्ट इकट्ठा कर सकते हैं। सही है। वेक्टराइज करने, दोबारा पूछिएगा। सीपीयू जो होता है ये उसमें फ्लोट कैलकुलेशन तो नहीं कर सकता? फ्लोट कैलकुलेशन नहीं कर सकता, लेकिन हमने फ्लोट की बात कब की? जी दोबारा पूछिएगा। मैंने ये कहा था कि हमारे पास नंबर्स जो हैं वो अगर लूप्स अगर इंडिपेंडेंट है, पिछली लूप अगली लूप के ऊपर कोई वैल्यू पास ऑन नहीं कर रही है, ठीक है, सारी अलग अलग चल सकती हैं, तो आप उन्हें पैरेलल में चला सकते हैं। अगर आप उनको पैरेलल में चला लें तो आप आगे चला सकते हैं। आइडिया अगर आपका ये है कि आप उन्हें पैरेलल अलग अलग चला सकते हैं, तो सीपीयू पे भी आप उसे पैरेलल प्रोसेसिंग वेक्टराइज फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर फ्लोटिंग पॉइंट की है तो तमाम सिस्टम्स के अंदर इंटीजर टू फ्लोटिंग कन्वर्जन मेथडोलॉजी मौजूद है, क्योंकि एट द एंड वो एक स्ट्रिंग को ही बिट बाय बिट रीड कर रहा है। अब उस बिट को रीड उसने कैसे करना है, उसने एज एन इंटीजर करना है या एज अ फ्लोट करना है, वो आपके प्रोसेसर या कंपाइलर के ऊपर डिपेंड आउट करता है कि वो उसको क्या रीड करवाना चाह रहे हैं। अगर आप डिबगर में जाके देखेंगे तो आपके पास सिर्फ हेक्साडेसिमल वैल्यूज ही नज़र आ रही हैं, लेकिन वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज एड्रेस के तौर पे ट्रीट करवाना है। कंपाइलर की जिम्मेदारी है कि वो उसे एड्रेस के तौर पे रीड करवाएगा। इंटीजर के तौर पे रीड करवाना है, इंटीजर के तौर पे रीड करवाएगा। तो ये हम आपकी इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन जो वैल्यू रीड हो रही है वो डिपेंड करवाएगी आप उस नंबर को किस तरीके से रीड करवाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 को हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, करते करते यहाँ पे वैल्यूज इम्प्रूव होने की जगह NaN हो गई, काम ख़राब हो गया। लेकिन बाकी निस्बतन और बेहतर इम्प्रूव होना शुरू हो गए। और NaN कब आता है? नॉट अ नंबर जब कहीं पे डिवीजन बाय ज़ीरो होना शुरू हो जाए या कुछ और इशू इस तरीके से जनरेट होना शुरू हो जाए। लेकिन चलें ठीक है, जितना भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको अप्लाई करके देखते हैं हमारे पास कितना एक रिज़ल्ट आ सकता है। तो मैंने ओपन सीवी इंस्टॉल किए, मैं एक डिजिट बनाना चाह रहा हूँ। डिजिट पे मैं राइट करता हूँ कि अगर मैं इधर से कुछ पिक कर लेता हूँ और बनाते हैं, यहाँ पे हम 8 ही बना देते हैं। वैल्यू थोड़ी सी थिक कर लेते हैं ताकि जितनी बारीक होगी उतना सिस्टम को पढ़ने का मुश्किल होगी। और जिस डाटा सेट पे ट्रेन हुआ है ये सारे सेंटर अलाइन हैं और बहुत छोटे साइज के हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इसका साइज साइडों से ताकि ज़्यादा ना हो क्या देते हैं, सेव कर देते हैं। सर ये बीच में जो वर्ड्स जगह है ये कंप्यूटर को कंफ्यूज नहीं करेगा मॉडल? ये करेगा, ये जितना आप छोटा करेंगे उतना बेहतर होगा। लेकिन अब आप इस वक्त ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ जगह सही नहीं है, कुछ जगह सही है। हम देखते हैं किस हद तक उसे ठीक रीड कर सकता है। मैं इसका नाम दे देता हूँ 8J। फोल्डर मैंने डिजिट्स के अंदर ही रखा था, ये बाहर रख दिया। ये कुछ पहले भी डिजिट्स बने हुए थे, मेरे ख्याल में बाहर रख दिए, दोबारा सेव कर देते हैं।
ये हमारे पास रिटर्न में आ गया। अब इस पिक्चर को हम प्रेजेंट करते हैं। मैंने इसको रीड करना है और किस नाम से रीड कर रहा हूं, मैंने इसका नाम रखा है ग्रे। कुछ वैल्यूज जो हैं 255 के फॉर्मेट में यहाँ पे इसमें वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं इसको 8x8 क्योंकि के अंदर श्रिंक करता हूँ, क्योंकि अभी ये किस साइज की है ज़रा चेक कर लें। ये आप देख रहे हैं ये किस साइज की है, 79 इंटू 128, काफ़ी लार्ज साइज की है। ठीक है, मेरे पास जो अभी ट्रेनिंग हुई है वो 8x8 डाटा सेट की है और ये काफ़ी लार्ज डाटा सेट है। अब पिक्चर बन गई है, तो अब इसको श्रिंक करना है 8x8 के अंदर। नहीं करेंगे, मैच नहीं करेंगे जो इसके इनपुट वैल्यूज़ हैं और जो ट्रेन वैल्यूज स्लोप्स की वैल्यूज ट्रेन हुई हैं उनके साथ मैच नहीं करेंगे, रिजल्ट ठीक नहीं होगा। दूसरा, अब मैंने कलर डिफरेंशिएट करना है। पहले 25 में से 255 में से ग्रे कलर जो है वो निकाल रहा हूँ। तो अब मेरे पास जो कलर बन गया है ग्रे का, वो आप देख रहे हैं बाकी सारी जगह पे जीरोज हैं और जिस जगह पे कोई वैल्यू मौजूद है उस जगह पे 255 राइट डाउन हो गया। इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ ग्रे कलर फॉर्मेट में। तो अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। कोई 8 की शक्ल नज़र आ रही है या नहीं नज़र आ रही? यस सर, आ रही है। अच्छा, अब दोबारा इसको, क्योंकि ये इस शेप में है, इसको वापस 64 में कन्वर्ट करना है। 64/1 के अंदर के 64 रोज और 1 कॉलम आपके पास नजर आए इस फॉर्मेट में पूरा, तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास टोटल 64 का पूरा एक वेक्टर बन गया। नाम अभी भी, नाम हमने इसका ग्रे से क्या कर दिया, G1। अब सिंपली जो हमने मॉडल की वैल्यूज ट्रेन की हुई थी उसके साथ इसको डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करके आर्ग मैक्सिमम पे देखना है कि ये कौन सा डिजिट प्रेडिक्ट कर रहा है। और इत्तेफाक से देखें डिजिट जो है वो 8 ही प्रेडिक्ट हुआ है। और अगर मैं ये सारी वैल्यूज देखूं जो आर्ग मैक्सिमम करने की जगह, इधर भी मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं वो 8 पे 1 है, बाकी सब पे 0 वैल्यूज प्रेडिक्ट हुई हैं। अब मैं कोई और डिजिट करके देखता हूं जो मेरे पास पहले से मौजूद है। आप बताएं इनमें से कौन सा वाला प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें। सर ये उल्टा 3n। यस सर। 3n को अब रीड किया, उसी तरीके से इसको ग्रे में कन्वर्ट किया और साइज से फिक्स किया, चेक कर लिया ये किस तरह नज़र आ रहा है हमें। ठीक है, ये उल्टी साइड में 3 नज़र आ गया। अब इसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट किया, 64 के 1 वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया और उसके बाद इसको प्रेडिक्ट किया। तो ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, 0 चारों में देखें, चारों में 0। अब ये अगर आप देखें इसने सिर्फ पहले वाला पिक किया है, एक्चुअली ये 0 भी प्रेडिक्ट किया है इसने, 2 भी प्रेडिक्ट किया है, 5 भी प्रेडिक्ट कर दिया है, 6 भी किया है, 8 भी किया है, 9 भी किया है। इसने हर जो उसको करीब नहीं लगा इसने सारों पे मान लगा दिया है। एक्चुअली ये एक मिस्टेक है जो वो प्रेडिक्ट सही तरीके से नहीं कर सका, तभी उसने सबसे पहला वाला उठा के आर्ग मैक्सिमम की वजह से सबसे पहला उठा के दे दिया। इसकी जगह अब कोई और प्रेडिक्ट कर देखते हैं। अब अच्छा चलें भी इसी 8J को ही देखते हैं जो अभी हमने ये
बनाया था, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसा इसका असर पड़ता है। मैंने वाइड एरिया बढ़ा दिया है, 8 हुई है, तस्वीर तो वही है, सेंटर उसका चेंज हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि अब ये किस तरह इसके ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। एट बाई 8 पे उसने यहाँ कुछ किया, बाकी सारी जगह जीरोज है। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ बनती नज़र आ रही है, बाकी पूरे हिस्से पे ब्लैक है। तो अब देखें ये 0 1 भी कर रहा है, बहुत सारी जगह पे कर रहा है, और इसी तरह इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। अब बेशक यहाँ पे 8 पे भी 1 आ रहा है, लेकिन इसने बहुत जगह पे 1 कर दिया है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये एक एरर है, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सका। कोई और डिजिट बताएं सर। 5 का कर दें। 5 हमारे पास ये वाला है 5। और अच्छा, इसमें ध्यान में रहनी चाहिए, इस तस्वीर के अंदर भी वाइड एरिया बहुत सारा है, ठीक है, और ये बहुत पतला लिखा हुआ है। अब इसको जो नज़र आ रहा है, सिस्टम को जो नज़र आएगा वो ये है। क्या एज अ ह्यूमन आप इसको 5 पढ़ सकते हैं? नो सर, ये तो उल्टा क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाएगा, यही क्वेश्चन कि इंसान नहीं पढ़ सक रहा तो मशीन के लिए पढ़ना भी उसी तरीके से प्रॉब्लमेटिक हो गया। ये अब आप देख रहे हैं, ये और है 0 1 2 3 4 तक उसको थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि ये शायद 4 हो सकता है या ये 1 हो सकता है। दोबारा देखें कि अगर हमारे पास या ये 1 हो सकता है या ये इस तरह 4 कोई हो सकता है, तो उसने जो अपना गैस किया है वो इसने रीड करने की कोशिश की है, या ये 4 है या ये 1 है, और इसने राइट डाउन करते वक्त इसने 1 राइट डाउन कर दिया कि 1 इसको ज़्यादा लग रहा है। तो जब तक तस्वीर सेंटर्ड अलाइन नहीं होगी, ट्रेंड हुए डाटा के साथ मैच नहीं करेगी, वो अच्छा प्रेडिक्ट नहीं करेगी। इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं 2 को, TWO को। अब आप इसे एज अ ह्यूमन क्या पढ़ेंगे? और 1 सर 0 2 में से कुछ लग रहा है। बिल्कुल, इसने इसको 2 पिक कर लिया। यस सर, सही। यहाँ इसको ये 2 जो है वो प्रॉपरली रीड कर पाया है। अब इस 2 को रीड करने की क्या वजह है कि अगर आप देखें तो एक तो इसको बहुत डार्क किया है, ठीक है, ताकि जब ये श्रिंक हो तब भी इसमें से पिक्सल ज़ाया ना हो और ये रिमेनिंग 2 की हद तक कुछ ना कुछ शेप बना जाए। जिसमें वाइट एरिया ज़्यादा होगा उसको सिस्टम रीड करना से इनकार करना शुरू कर देगा, और रीड इनकार करते वक्त क्योंकि आपके पास क्या है, आप मैक्सिमम पिक कर रहे हैं, एक से ज़्यादा डिजिट भी आ गया तो वो उनमें से जो पहले आएगा उसको वो राइट डाउन कर देगा, जो कि गलत होगा, आंसर वो गलत हो जाएगा। सर अब जिस तरह ये 2 है, इस 2 में अगर वाइट एरिया थोड़ा सा हम बढ़ा दें तब ये कर पाएगा या नहीं? ये डार्क वाला हम कर लेते हैं, इसी को हम कर लेते हैं
किस साइड पे? इस साइड पे इंक्रीज कर दूं? यस सर। अच्छा, अब ये सेंट्रल लाइन नहीं रहा। एक तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि अब ये जो वैल्यूज आएंगी ये शुरू के पिक्सल्स में आएंगी, बाकी पिक्सल कहेंगे जो X32 से लेके 64 तक जाएंगे, वो कह रहे हैं यहाँ पे वाइट आ रहा है, जबकि ओरिजिनल के अंदर ब्लैक होने चाहिए थे, अगर ब्लैक सेंटर में होना चाहिए, यानी कि ये तस्वीर खराब हो जानी चाहिए। सही है सर। दोबारा कर लेते हैं इसको अभी रीड करके। अब ये साइड पे कुछ हो गया, ठीक है, ये सारा एरिया ब्लैक हो गया। अब जो b की वैल्यू इस ब्लैक एरिया के साथ मिलेगी, उसको 2 का प्रॉपर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से ये फिर भी ठीक कर गया, लेकिन ये हर दफ़ा ठीक होना नहीं चाहिए। फिर दोबारा देख लें कहीं पुरानी वैल्यूज़ के साथ ना आ गया हो। एंड तक 255 लेके आ रहा है इसको। सही, चलो समहाउ ये प्रेडिक्ट कर रहा है फिर भी। लेकिन इस दफा गलती क्या है, ये 2 भी प्रेडिक्ट कर रहा है, 5 भी प्रेडिक्ट कर रहा है, 3 सर 2 3 4 प्रेडिक्ट कर रहा है। तो एक्चुअल ये गलती है, लेकिन आग मैक्सिमम में जो पहले आ गया वो 2 आया, तो इसने दिया। ये वो केस है जहां गलत भी जो है वो ठीक प्रेडिक्ट हो रहा है। ये वो एग्जांपल है कि एक्चुअली अब ये 2 नहीं रह गया जो डाटा सेट के मुताबिक होना चाहिए। डाटा सेट के मुताबिक तमाम तस्वीरें बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, लेकिन इसने पे 1 क्यों नहीं प्रेडिक्ट किया? क्योंकि अगर देखा जाए इमेज के मुताबिक 1 भी थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन समहाउ इसकी जो वैल्यू प्रेडिक्ट हुई है, क्योंकि 1 भी बिल्कुल सेंटर अलाइन होना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए। सही है, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, वो उसको 1 जो है वो सेंटर में नहीं मिल रहा है, उसको कुछ वैल्यूज इस साइड में कोने में मिल रही हैं। अब वो इस कोने की वैल्यूज की बेस के ऊपर वो पिक कर रहा है, क्योंकि यहाँ सारी ब्लैक हो गई है, यहाँ उसको जो वैल्यूज मिलनी चाहिए वो उसको वैल्यूज नहीं मिल रही। अब ये वो केस मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो गलत पे भी तुक्का लग गया कि आपके पास आंसर गलत हो, लेकिन समहाउ आंसर ठीक भी नजर आ रहा है। क्लियर हो गया? दोबारा पूछिएगा सर, इन मसलों का हल क्या है? इन मसलों का हल ये होता है कि जो आपका डाटा सेट है उसकी पिक्चर साइज प्लस उसकी पोजीशन मैच करनी चाहिए जो जिन पर ट्रेनिंग हुई है। अगर वो हट के होगा तो वो सही प्रेडिक्ट नहीं कर सकेगा। सर, हम रियल लाइफ में इसको कैसे करते हैं? रियल लाइफ में भी आपको पिक कट करके प्रेडिक्ट करनी है। जैसे हमने यहाँ से वैल्यू जो रीड की उसका साइज लार्जर था, लेकिन फिर उसको 8x8 के अंदर कन्वर्ट किया तो बहुत सारे पिक्सल ज़ाये भी हुए। अब ज़ाये होने के बाद वो किस तरह नज़र आ रहा है, अब वो जितना ट्रेनिंग डेटा सेट के करीब तरीन होगा उतना अच्छा तरीकाकार बनेगा, उतना अच्छी प्रेडिक्शन होगी। अब जो मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि डिवाइड कर दिए 2 हिस्सों के अंदर, टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर, जब हमने शुरू में टेस्टिंग और ट्रेनिंग में डिवाइड किया था तो हमारे पास 1300 ट्रेनिंग के अंदर यूज हुए। अभी तो मैंने सिर्फ एक पिक करके उसे टेस्ट आउट किया है। जब आप इस एग्जांपल को दोबारा करें तो आपने कोशिश ये करनी है कि मैच करना है इन 450s को, और फिर चेक करें उनमें से कितने ठीक प्रेडिक्ट हुए और कितने ठीक प्रेडिक्ट नहीं हुए। तब आप बता सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है
उसकी एक्यूरेसी कितनी चल रही है, कितनी फ्रीक्वेंटली वो ठीक प्रिडिक्ट कर रहा है और कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी ठीक नहीं है। अभी जब आप आगे अगले सेमेस्टर में डाटा माइनिंग पढ़ेंगे तब आपने इसकी कंप्लीट इवैल्यूएशन पढ़नी है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पढ़नी है कि आपने एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल वगैरह किस तरीके से राइट डाउन करने हैं, ठीक है। लेकिन एग्जांपल के तौर पे जब आप इस कोड को जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब आप चलाएं तो एक लूप बना के आपने जो ये वैल्यूज़ मौजूद हैं जो 450 इनको भी टेस्ट करना है, इनमें से 450 में से कितने सिस्टम ठीक तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता है। क्लियर है?